हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना क्या है ना, लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर 1 है ये, और उसका 2 लेक्चर हो चुका है। तो लेक्चर 2 होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। अब वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 3 को आज हम लोग शुरू करेंगे। और लेक्चर 3 को जब हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। और इस पार्ट को ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो, है ना, तो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो रिवीजन करने को आते हैं और एक वो होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते हुए, समझते हुए सेम स्पीड पे पढ़िए जो आपको समझाया जा रहा है। और जरूरत पड़े तो आप रिवाइंड भी कीजिए, मतलब फिर से एक बार रिपीट करके भी देखिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है दोबारा सुनिए, समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को कोई रिविजन करने को आ रहा है तो क्या है, आप 1.25x या 1.5x पे भी देख सकते हैं, उससे आपका समय बचेगा। आपको नोट्स वगैरह तो बनाना नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर रिवीजन कर रहे हैं तो, नहीं तो फर्स्ट टाइमर है तो आप नोट्स बनाते हुए पढ़िए, सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने में हम लोग आज लेक्चर 3 का शुरुआत करेंगे, है ना। आज क्या शुरू करेंगे? आज शुरू करेंगे लेक्चर 3। और लेक्चर 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो इस चैप्टर का समझ लीजिए सॉरी, इस चैप्टर का समझ लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है ना, इसको थोड़ा रेफरेंस देने के लिए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्लास 9th में एक लॉ था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद है आपको याद होगा। मतलब 2 बॉडी है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो लॉ ये कहता था कि दोनों बॉडी का जो मास होगा ना, उसका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी का रेफरेंस लेकर के ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ कूलम्स लॉ तैयार होता है। ऐसा समझिए, आपको एक डायग्राम से ही बताते हैं। ऐसा समझिए कि आपके सामने 2 बॉडी है, एक का चार्ज है Q1, ठीक है, और एक का चार्ज है Q2। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है R। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑफ दी 2 बॉडीज, दोनों बॉडी के चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
मतलब दोनों बॉडी के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर वो जो वैल्यू आया है, प्रोडक्ट आया है, वो अगर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और क्या कहता है, इसे पहला स्टेटमेंट तो यही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो यही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस का स्क्वायर, है ना। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना उसका स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहने का मतलब है कि ये दोनों बॉडी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, और अगर हम r का स्क्वायर करते हैं, अगर इस स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ऑब्वियस बात है, दूर जा रहा है बॉडी तो फोर्स घटेगा ना, आपस में उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना सामने सामने में लगा पा रहा था। तो जब दूर जाएगा बॉडी फोर्स घटेगा, और जब सामने आएगा फोर्स बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। अगर मान लीजिए स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा तो उसी हिसाब से फोर्स भी बढ़े, फोर्स घटेगा, और अगर स्क्वायर का वैल्यू घटेगा तो उसी हिसाब से फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब स्क्वायर का वैल्यू अगर दोगुना होता है तो फोर्स आधा हो जाएगा, अगर स्क्वायर का वैल्यू जो है आधा होता है तो फोर्स जो है दोगुना हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इनवर्स का मतलब समझते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट तो उतना अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही आपको। अब अगर ये दोनों लॉ को कंबाइन कर दे, ये तो क्या है, लॉ है ना, ये तो लॉ है, ये तो स्टेटमेंट्स है। अगर कूलम लॉ को स्टेट करना हो तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली दिखाना हो, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट तो ठीक है, स्टेटमेंट आप इसी को इलैबोरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली दिखाना हो तो ये दोनों लॉ को कंबाइन करना पड़ेगा। तो ऑन कंबाइनिंग ये और ये, ऑन कंबाइनिंग वन and 2 we get दोनों को कंबाइन करने पे क्या मिलेगा भाई, चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो तो ऊपर रहेगा, और R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे रहेगा। इसको कंबाइन कर दिए। अब कंबाइन करने के बाद हमको अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे कूलम्स लॉ में इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको दो नाम दिया गया, या तो कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसको अगर हम कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, उसके जगह इक्वल टू लगाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगा दिए के, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये आया अपना कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगाएं के। अब भाई इसका के का वैल्यू भी तो फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग को पता चला कि ये जो के है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम पे। तो भाई मीडियम के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होता रहेगा।
लेकिन सबसे कॉमनली यूज्ड मीडियम क्या है? एयर, वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम का के का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सारा आपको एग्जाम में निकालने के लिए कुछ हेल्प किया होगा या तो डायरेक्टली दे दिया होगा, आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन आपको जब एयर या वैक्यूम का बात होता है तो आपको वैल्यू याद ही रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम कुछ भी हो, के का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10⁹, और यूनिट इसका बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। यूनिट यहीं से आप बना सकते हैं एफ वाला फॉर्मूला से ही। आप क्या कीजिए, एफ को एक तरफ छोड़ दीजिए, आर को ऊपर ले जाइए, Q1 Q2 को नीचे ले जाइए और के का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कीजिए। अब के का फॉर्मूला जब डिराइव हो जाएगा तो उसमें जो भी फॉर्मूला डिराइव हुआ है उसमें सब जगह पे यूनिट्स लगा के का आप यूनिट बना सकते हैं, वैसे ही बन जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, क्लास 11th में आप लोग सीख चुके हैं। अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो क्लास 11th के लेक्चर्स को जरूर रेफर कीजिए, यूनिट्स एंड डिमेंशंस वाला चैप्टर को, वहां पे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम लोग अनवांटेडली चैप्टर को लंबा नहीं करेंगे बेकार का एक्सप्लेनेशन करके, वो आप 11th से के लेक्चर से ही आप देख सकते हैं। तो ये आपका के का वैल्यू हुआ, है ना, ये आपको याद रखना है, एयर या वैक्यूम वाला। अच्छा, अगर के का बात करें तो के का अपना भी एक फॉर्मूला है। ये जो के का वैल्यू है ना, ये आया कहां से? के का एक फॉर्मूला है, के इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है ना, ये एक्चुअल में मीडियम के हिसाब से चेंज होता है। के का तो वैल्यू फाइनली आया है, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एक्चुअल में मीडियम के हिसाब से चेंज होता है। और ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ये वैल्यू ये दिखाता है कि कोई मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बनने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आएगा? तो कोई मीडियम क्या है ना, बहुत ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देता है, और कोई मीडियम बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देता है। तो उसी हिसाब से ये एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होता रहता है, और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और परमिटिविटी के हिसाब से ही के का वैल्यू आता है, क्योंकि फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिए हैं ना, ये स्पेसिफिक वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम के लिए। इसीलिए के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आ गया है, क्योंकि हम लोग यहां एप्सिलॉन नॉट लिए हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है स्पेसिफिकली एयर या वैक्यूम के लिए ही परमिटिविटी का बात करता है, एयर और वैक्यूम। इसका अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यूनिट जो है ना जस्ट के का उल्टा हो जाता है, तो हम लोग लिख देंगे कूलम्ब का स्क्वायर ऊपर चला गया, और न्यूटन इनवर्स हुआ, और मीटर का भी इनवर्स का स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम का वैल्यू है, इसको भी याद रख लेना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू परमिटिविटी
ऑफ परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम के बारे में बात करता है 8.85 इंटू 10⁻12। वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, है ना, ये के क्या है, के क्या है, के भी लिख देते हैं नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मीडियम के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग का जो जनरल फॉर्मूला बनता है के का, वो एप्सिलॉन के हिसाब से बनता है। एप्सिलॉन नॉट तो स्पेसिफाई हो गया ना एयर या वैक्यूम के लिए, लेकिन एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट varies with the change in medium, therefore k equals to 1 by 4 pi epsilon, जहां पे epsilon is the permittivity sorry स्पेलिंग गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी स्पेसिफिक मीडियम के बारे में बात करते हैं तो एप्सिलॉन लगाते हैं, और अगर एयर या वैक्यूम के बारे में बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कूलम्स लॉ क्या है ये तो हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में कई बारी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलम्स लॉ का निकाल के दिखाना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि वेक्टर है भाई, वेक्टर में हमको कार्टेशियन प्लेन तो बनाना ही पड़ेगा। हम क्या किए, 2 चार्ज लिए, एक लिए हैं, एक मिनट थोड़ा सा गिर गया, एक लिए हैं Q1, Q1 और दूसरा लिए हैं Q2। अब Q1 का जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, Q2 का जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। इसको हम ले लेंगे R1 वेक्टर, इसको हम ले लेंगे R2 वेक्टर। अब जो आपका ये Q1 से Q2 का वेक्टर है, हम क्या है पहले फोर्स को
फोर्स का दो डायरेक्शन हो सकता है भाई, Q1 से Q2 की तरफ और Q2 से Q1 की तरफ, क्योंकि भाई दो चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो दो डायरेक्शन हो सकता है। तो हम अभी एक डायरेक्शन ले रहे हैं R1 से लेके 2 की तरफ, तो इसको हम लेंगे R1 2 वेक्टर। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। अब अगर मान के चलते हैं कूलम्स लॉ के फॉर्म में हम इस डायग्राम को लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिखेंगे, F इक्वल्स टू, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q2 पे जो फोर्स है 1 के कारण, उसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर लगा दिए। फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो R क्या है, R1 से 2 की तरफ, और क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, तो डायरेक्शन क्या है, R1 से 2 की तरफ कैप, है ना, डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर लगा दिए, डायरेक्शन बता दिया। अब एक चीज जो हम लोग पहले से जानते हैं, देखिए कि कोई भी वेक्टर होता है ना, कोई भी वेक्टर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसके डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब अगर हमको डायरेक्शन वाले वेक्टर को निकालना हो तो हम मैग्नीट्यूड को उठा के दूसरे तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू के RHS से LHS के तरफ ले जाएंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। कुछ नहीं किया हम, बस इसको उठा के मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले गए, तो ऊपर से नीचे की तरफ चला गया मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है। अब इसी फॉर्म में हम लोग R12 कैप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं R12 वेक्टर बाई R12, है ना। मैग्नीट्यूड को हम सीधा सीधा नंबर लगा के लिख देते हैं, मतलब उसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो दिखा रहा है कि वो वैल्यू का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए नीचे में R12 का स्क्वायर पहले से है और यहां पे R12 एक और आ गया है डिनोमिनेटर में, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर और एक पावर है 1, तो टोटल पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। जैसे समझ लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब होता है ना, तो R12 का स्क्वायर इंटू R12 का क्यूब हो जाएगा, तो यहां पे इसको लिख लेते हैं। K Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब और यहां पे R12 का वेक्टर लगा दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म आ गया। अब ये जो वेक्टर फॉर्म आया है इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, आप जो ग्राफ था उसको देखिए, यहां पे R12 को अगर सॉल्व करना हो तो हम ये बोल सकते हैं ना R2 माइनस R1। आप वेक्टर को समझिए ना, आप वेक्टर को याद है ना आपको, ट्रायंगल लॉ में लगा के देखिए, तो R2 आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और R1 और R12 को ऐड करने पे R2 निकलेगा। R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर गिव्स R2 वेक्टर। तो अगर हमको R12 निकालना हो तो ये बोल सकते हैं ना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एक ही बात है, ट्रायंगल लॉ है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर
कर देंगे तो R12 वेक्टर निकल जाएगा। चलिए इसी को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक और तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे भी, F21 वेक्टर KQ1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, है ना, ये वेक्टर है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये भी एक फॉर्म है जिसमें आप दिखा सकते हैं दो, क्या कहते हैं, फोर्स, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। अब जैसे हम बताए थे स्टार्टिंग में कि भाई 1 अगर 2 पे फोर्स लगा रहा है तो 2 भी तो 1 पे फोर्स लगा रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा हो, सेम, इक्वल, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो भाई ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा वही उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, बस अंतर क्या होगा, डायरेक्शन का अंतर होगा। तो अगर हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर दे तो जो दूसरे तरफ का फोर्स है वो भी निकल सकता है। तो F21 अगर हम लोग लिख दिए हैं, और अगर पूछा F12 निकालिए, F12 निकालिए, सिमिलरली अगर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछता है तो देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। तो यहां पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, मॉड मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू, अब वेक्टर का डायरेक्शन पलट दो, R1 माइनस R2 वेक्टर कर दो, तो आप लोग का आ जाएगा, ओहो जस्ट अ मिनट, हाँ, F12 जस्ट उल्टा डायरेक्शन का वेक्टर निकल के आ जाएगा, जस्ट उल्टा डायरेक्शन का। तो मतलब दोनों तरफ से वेक्टर का वैल्यू तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन का डिफरेंस रहेगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है वो आपको देखना है, लेकिन यहां पे डेरिवेशन का जब बात करते हैं तो ये पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका 2 मार्क्स का डेरिवेशन हो जाएगा। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो आप रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए, है ना। यहां पे देखिए ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं, ये पूरा यहां से शुरू करके यहां तक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो गया तो अगला बात हम लोग करेंगे यूनिट के बारे में। सबसे पहले देखिए, कूलम तो देखिए एक यूनिट ऑफ चार्ज है, अपने को पता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज से। यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज, देखिए एसआई यूनिट का अगर हम लोग बात करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, एसआई यूनिट का अगर हम लोग बात करें तब तो सीधा आता है कूलम्ब, ये तो तब से हम लोग देख रहे हैं, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम सीजीएस यूनिट का बात करते हैं, छोटा यूनिट चाहिए हमको, सीजीएस यूनिट, छोटा यूनिट चाहिए चार्ज का, तो उसके लिए आता है स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रो स्टैटिक कूलम्ब,
इसको ये भी कहा जाता है, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब भी इसको कहा जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ESU। अब अगर कन्वर्जन का बात किया जाए कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब स्टैट कूलम्ब होता है, कन्वर्जन का बात किया जाए तो एक कूलम्ब में 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर है ना। मतलब एक कूलम्ब जो है ना 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब या स्टैट कूलम्ब के बराबर होता है। कन्वर्जन में इस फॉर्मूला का आप लोग यूज कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन कभी भी आ सकता है, आपको नोट्स कंप्लीट रखना है, इसलिए हर एक चीज हम यहां लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा बात होता है ना कि वैल्यू तो कूलम्ब का बता दी, वह चार्ज का वैल्यू बता दिए। इसके अलावा एक और चीज क्या होता है? टाइप ऑफ चार्ज। टू रिप्रेजेंट the type of charge we put plus or minus sign in front of the value। ठीक है, ये तो बात जानते हैं आप, इसलिए हम सीधा लिख दिए हैं कि अगर मान लीजिए वैल्यू आपको पता है तो भी तो आपको ये बताना पड़ेगा ना पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव बताने के लिए हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं और नेगेटिव बताने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं। कोई साइन नहीं दिया हुआ है अगर, तो हम लोग उसको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, लेकिन जनरली अच्छा तरीका यही होता है कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव वहां पे साइन लगा के दिखा दीजिए, क्योंकि चार्ज का बात है। अब उसके अलावा एक और यूनिट के बारे में बात होता है जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, वो है EMU, अनदर कॉमनली अरे यार रुक जाइए, कॉमनली यूज्ड यूनिट is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये भी बहुत जगह पे यूज होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EMU। EMU और कन्वर्जन का बात करें तो 1 EMU इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है, और कूलम में बात करें तो 10 कूलम के बराबर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, और अगर कूलम में बात करें तो 10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आता है कि आप डिफाइन करिए 1 कूलम को। तो चलिए एक कूलम को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या है एक कूलम। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं। 1 कूलम is that much charge which
will repel on an equal and similar charge placed at a distance of 1 meter from it in vacuum with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। है ना, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझा, ओहो शिट, रुकिए फिर से लिख देते हैं, थोड़ा इरेज हो गया। which charge which will repel an equal and similar charge placed at a distance of 1 meter from it in vacuum with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, चलिए देखते हैं कि मान के चलिए एक चार्ज है, ठीक है, इसी को डिफाइन करना है हमको, ये चार्ज क्यू है। बोल रहा है सिमिलर चार्ज हम लेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर रखेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर रखेंगे, और जो फोर्स बन रहा है ना दोनों के बीच में, वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन ही बनना चाहिए। दो चार्ज लेंगे, दोनों सिमिलर चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, और जो दोनों के बीच का फोर्स जनरेट होना चाहिए वो होना चाहिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन। अब ऐसे कंडीशन में जो भी चार्ज होगा ना वो 1 कूलम्ब ही होगा। अगर आपको डाउट है तो चलिए डिराइव करके देख लेते हैं। इस सिनेरियो में हम कूलम्स लॉ लगाते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है, लिख देते हैं, बाय कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहता है
भाई एफ तो बता दिया 9 इंटू 10⁹9। के का वैल्यू भी पता है 9 इंटू 10⁹9। Q1 और Q2 दोनों बराबर है, हो गंदा हो गया। Q1 और Q2 दोनों बराबर है, कितना है Q, तो Q1 इंटू Q2 को हम Q स्क्वायर लिख देते हैं, दो बार मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर होगा ना। R की जगह पे 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम Q स्क्वायर को एक तरफ अकेले छोड़ दे तो बन जाएगा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन 9 इंटू 10⁹9 बाई 9 इंटू 10⁹9, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, वो ऊपर आके लग गया, ऐसा बन जाएगा, है ना। ये वाला देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और Q स्क्वायर अकेले रह जाएगा। अब यहां पे अगर हमको सॉल्व करना हो तो ये 9 9 कटा, 10⁹9 10⁹9 कटा, इसका मतलब Q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1, इसका मतलब Q का क्या हो गया वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो सकता है +-1, मतलब 1 कूलम्ब का अगर चार्ज होगा उसी कंडीशन में ये सिनेरियो पॉसिबल है। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज होगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तभी दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन के बराबर होगा। और यही डेफिनेशन है जो है 1 कूलम्ब का। अब डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं, अब समझ में आएगा। 1 कूलम्ब इज दैट मच चार्ज विच विल रिपेल an equal and similar charge placed at a distance of 1 meter from it in vacuum with a force of 9 into 10⁹9 न्यूटन। एक कूलम्ब वो चार्ज है जब सिमिलर चार्ज को उसके सामने 1 मीटर के दूरी पे रख दें और फोर्स जो जनरेट हो दोनों के बीच में वो होगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। इसी को 1 कूलम्ब का चार्ज बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो एक कॉन्सेप्ट है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ठीक है, लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में ही हम बताए थे ना कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो तो एयर या वैक्यूम के लिए होता है परमिटिविटी, उसका वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12। लेकिन जब एप्सिलॉन लिखते हैं ना तो वो मीडियम का परमिटिविटी हो जाता है और उसका वैल्यू तो चेंज होता रहता है मीडियम के अनुसार। तो जब न्यूमेरिकल अपने सामने आएगा और अगर मान लेते हैं डायरेक्टली हमको एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं दिया होगा तो क्या देगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता देगा। ये होता क्या है, होता क्या है पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूव करते हैं। ओ सॉरी, पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। डाई इलेक्ट्रिक, साथ साथ में ही लिख लीजिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
और रिलेटिव परमिटिविटी इसका कैपिटल के से इसको दिखाया जाता है, स्मॉल के नहीं, वो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कैपिटल के से इसको दिखाया जाता है। ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड as the ratio of the force between two charges at a particular distance in free space to that in another medium. Sorry, it is also the ratio between electrical permittivity of the medium to that in free space. ठीक है, उम्मीद है आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। समझने के लिए क्या है, हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है ना कि यहां पे दो केस है। एक केस है ऐसा, इसमें दो बॉडी है, एक है Q1 और Q2, Q1 और Q2, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है R, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। ठीक है, F लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो मीडियम है ना, ये एयर या वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम। इसमें यहां पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस केस में दोनों चार्जेस के बीच में। दूसरा सिनेरियो क्या है, सेम चार्ज Q1 Q2, सेम डिस्टेंस R, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, कुछ भी और मीडियम ले लिए, मीडियम।
और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो है एफ एम, मीडियम में लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस सेम, चार्जेस सेम, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ मीडियम का, एक में एयर या वैक्यूम है, एक में कोई और मीडियम है। तो भाई फोर्स में अंतर हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना, तो फोर्स तो अलग अलग आएगा दोनों में। एक को ले लिए एफ, दूसरे को ले लिए एफ एम। अब ये जो दोनों फोर्स आया ना, इसका जो रेशियो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए K इक्वल्स टू, है ना, कंटिन्यू करते हैं। तो दो सिनेरियो था, एक में फोर्स आया F और दूसरे में फोर्स आया Fm। अब K का क्या मतलब होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब होता है रेशियो बिटवीन दी फोर्स। पहले हम लोग लगाएंगे जो एयर या वैक्यूम का फोर्स होगा और नीचे हम लोग लगाएंगे मीडियम का फोर्स। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आया। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए क्या आता है। हम लोग क्या लिए हैं? F इक्वल्स टू, सॉरी, F का वैल्यू क्या जानते हैं? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम F में K के जगह 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दे तो कोई गलत बात तो नहीं है। K का तो फॉर्मूला ही है वो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर दिए। ये आया मेरा F का वैल्यू। अब आते हैं Fm में, जो मीडियम में फोर्स आ रहा था वो, उसमें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन लगाना पड़ेगा। एप्सिलॉन m कर देते हैं, नॉट नहीं करेंगे, m कर देते हैं, मीडियम का बात है। एप्सिलॉन m लगाना पड़ेगा और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चार्ज और डिस्टेंस तो सेम ही है, चार्ज और डिस्टेंस तो सेम ही है,
अब k का वैल्यू कैसे निकला था? दोनों को डिवाइड करके। k का वैल्यू कैसे निकला? दोनों को डिवाइड करके। तो हम लोग क्या करेंगे? k का वैल्यू को फाइंड करेंगे। k इक्वल्स टू f बाई एफ एम, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल बाई एफ एम का क्या बैठाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए Q1 Q1 कटा, Q2 Q2 कटा, आर स्क्वायर कटा, 4 पाई कटा। अच्छा ये एप्सिलॉन एम होगा ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम है। अब क्या बच गया? सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन बचा है। वन बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये 1/एप्सिलॉन एम बचा, बाई 1/एप्सिलॉन एम। अब इसको अगर हम घुमा के लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने के लिए। एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम में जो परमिटिविटी है डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। आप इसको, इसका रेशियो निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। और अगर फोर्स आपको पता है तो फोर्स इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम कर लीजिए, उससे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही वैल्यू आता है। इस फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है, इन दोनों फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तो ये अपना हुआ आज का लेक्चर 3। लेक्चर 3 इसी के साथ हम लोग ओवर करेंगे। अब क्या है, हम लोग लेक्चर 4 में आपसे मिलेंगे। आप लोग होपफुली सारा नोट्स लिख लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, कुछ में भी, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जरूरी है कि आप नोट्स बनाइए और समझिए। और ये नोट्स मैं बता रहा हूं आपको, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और ये आपको बहुत काम आएगा आपके जो क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और साथ ही आपके बोर्ड्स में भी। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहां पे ओवर करेंगे। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।